Assalamu alaikum. I am Adnan Shib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 16 regarding the course Issues in Accounting Practices. And today's our topic is the corporations, dividend, retained earnings, income reporting, and shareholders equity. That is our today's topic regarding lecture number 16, as we are on our part 2 of our course outline, that is of corporate accounting concepts and issues. These all things are involved in the corporate accounting, as we are going to see the issues related to the dividend, retained earnings, and income reporting and shareholders equity. All these issues are being addressed today. These are our learning objectives today. First of all, characteristics of corporate form of organization, key components of shareholders equity, that is also there. Accounting procedures for issuing stock, किस तरह accounting procedure, किस तरह issue किए जाते हैं stocks. Then ट्रेजरी स्टॉक्स की डीलिंग किस तरह करनी है हमने, प्रेफर्ड स्टॉक को कैसे हैंडल करना है, पॉलिसीज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स, क्या क्या पॉलिसी यूज की जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स के लिए, वेरियस फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आइदर यू आर गोइंग टू गिव द स्टॉक डिविडेंड और यू आर गोइंग टू गिव अ कैश डिविडेंड. अकाउंटिंग फॉर स्मॉल एंड लार्ज स्टॉक डिविडेंड्स एंड फॉर द स्टॉक स्प्लिट्स को भी हमने स्टडी करना है, एंड ऑल्सो द हाउ टू एनालाइज एंड प्रेजेंट द शेयर होल्डर्स इक्विटी. दैट्स आर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज द वेब ऑफ अ होल टॉपिक जो आज हमने कवर करना है. सबसे देखिए पहले देखेंगे कि कॉर्पोरेट फॉर्म्स कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं. देन इक्विटी को देखेंगे कि इश्यूएंस ऑफ स्टॉक कैसे होनी है, रीएक्विजिशन ऑफ शेयर्स कैसे होनी है, प्रेफर्ड स्टॉक्स कैसे डील करते हैं, डिविडेंड पॉलिसीज में क्या चीजें आती हैं, पॉलिसीज कैसे बनती हैं, कितना डिविडेंड इशू करना है, कितना स्टॉक स्प्लिट है, कितना डिस्क्लोजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी चीजें स्टडी करनी है. रिटेन्ड अर्निंग्स को देखना है, रिटेन्ड अर्निंग्स के पीछे रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड टुडे. प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस में देखेंगे कि हमने स्टॉक शेयर होल्डर्स इक्विटी की स्टेटमेंट कैसे बनानी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी एनालिसिस कैसे करना है, इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटेशंस कैसे करनी है, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करना है. दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द shareholders equity. So what we are talking about is the whole shareholders equity, and in which dividend, equity, retained earning, presentation, analysis, everything is being included in it. First of all, the corporate form of organization. Corporate form of organization क्या है और किस तरह exist करती है. Three primary form of organizations होती हैं. First is known as proprietorship, other one is partnership, and third one is corporation. Proprietorship means आप single person हैं और आप जो हैं ओवरऑल फुल ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं. सेकंड क्या होती है, दैट इज ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप मींस कि आप किसी के साथ पार्टनर्स बन रहे हैं. एंड थर्ड वन इज द कॉर्पोरेशन. द डिफरेंस बिटवीन देम एग्जिस्ट इज द लायबिलिटीज. अगर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है और उसमें बंदा डिफॉल्ट कर जाएगा या जो ओनर डिफॉल्ट कर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ना कि जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया सिर्फ उसके लिए लायबल है, लेकिन अगर उसका बिजनेस में पैसा लगाया हुआ पैसा बाकियों के पैसे को कवर नहीं कर रहा, मींस उसे उसने किसी से लोन लिया हुआ था और उसने क्या लोन में वो डिफॉल्ट कर जाता, तो वो जो जिससे लोन लिया था वो उस दुकान को भी बेच सकता है, प्लस अगर उसके पैसे फिर पूरे ना हो रहे हो तो वो उस पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी कवर कर सकता है. दैट इज द बेसिक difference between sole proprietorships and corporations. Same is the case with the partnership. पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कोई एक ऐसा ओनर एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें हम कहें कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है और दूसरे की ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो. तो ये केस एग्जिस्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप. हाउएवर कॉर्पोरेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग. कॉर्पोरेशन जो गाइडेड बाय लॉ होती है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जैसे कंपनी एक्ट 1984. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स क्या क्या हैं, यूज ऑफ कैपिटल स्टॉक और शेयर सिस्टम. कैपिटल स्टॉक, इसमें शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, शेयर्स फ्लोट किए जाते हैं. फर्म को जो है एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर रखा जाता है कि दैट इज नाउ सेपरेट बिजनेस फ्रॉम अदर थिंग्स, यानी कि दैट इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर. और ये हमेशा कंपनी एक्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर्स इशू किए जाते हैं और शेयर यानी कि शेयर सिस्टम यूज किया जाता है. डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट. हर एक ओनर इसमें बहुत सारे होते हैं, हर एक का ओनरशिप इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, बट एट द एंड शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज देयर शेयर होल्डर्स वेल्थ. यानी उन्होंने एट द एंड किसको मैक्सिमाइज करना है, शेयर होल्डर्स वेल्थ को.
देन कैपिटल स्टॉक एंड शेयर सिस्टम, जैसे भी पिछली बात की है, क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, कि अगर आपके पास प्रोविजन रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ईच शेयर कैरीज द फॉलोइंग राइट्स, द टू शेयर प्रोपोर्शनेटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर्स जो है वो प्रोपोर्शन होगा, द शेयर टू शेयर प्रोपोर्शनलिटी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में उसका बराबर का हक होगा, मीन्स टू से जिस तरह हमारे पास कॉमन स्टॉक के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इस तरह से हम लोग कहते हैं शेयर प्रोपोर्शनेटली इन मैनेजमेंट, टू शेयर प्रोपोर्शनलिटी इन एसेट अपॉन लिक्विडेशन, यानी कि जब भी एसेट या फर्म बिक रही है तो जब उसके एसेट लिक्विडिफाई होंगे उसमें भी प्रोपोर्शनल शेयर उस स्टॉक या शेयर का होगा, टू शेयर प्रोपोर्शनलिटी इन एनी न्यू इश्यूज ऑफ स्टॉक, यानी जो भी न्यू इश्यूज होंगे उसमें भी एक स्पेसिफिक शेयर जो है उनका होगा ताकि उनकी वैल्यू ऑफ ओनरशिप कम ना हो जाए, दैट इज सेम क्लास नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट, इसे दूसरे टर्म में कहा जाता है कि दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट्स, कि जब आपके न्यू शेयर्स में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं तो दैट इज नोन एज द प्रीएम्प्टिव राइट्स ऑफ अ शेयर होल्डर्स। नाउ वैरायटी ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट, बहुत तरह के ओनरशिप इंटरेस्ट डिफर कर सकते हैं। कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट द रेजिडुअल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, रेजिडुअल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का मीन्स है कि ये और शेयर होल्डर्स को वो इनकम दी जाती है जो सारे के सारे एक्सपेंसेस दूर करने के बाद बचती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इनकम में से हर चीज माइनस कर दी तो उसके बाद आपके पास आती है नेट इनकम। नेट इनकम जब आपके पास आई, आपने क्या किया, उसमें से कुछ पोर्शन रख दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ पोर्शन रख दिया क्योंकि बेनिफिट रिस्क ऑफ लॉस को कम करने के लिए, तो बाकी जो बचेगा उसमें से आप शेयर होल्डर्स को शेयर देंगे उनकी इनकम का, बाकी में से नहीं देंगे। अगर नहीं बचेगा तो आप कुछ भी नहीं देंगे शेयर होल्डर्स को। सो दैट मीन्स इट्स अ रेजिडुअल इंटरेस्ट। ये क्या चीज है? ये रेजिडुअल इंटरेस्ट है। फर्स्ट वन, बियर अल्टीमेट रिस्क ऑफ लॉस, यानी ये सबसे पहले क्या करते हैं, अल्टीमेट रिस्क ऑफ लॉस, कि आज अगर मेरा शेयर 15 रुपए पे तो कल क्या पता ये शेयर 0 पे हो, तो दैट मीन्स बियर अल्टीमेट रिस्क ऑफ लॉस, दैट इज बियर बोर्न बाय द शेयर होल्डर्स। रिसीव अ बेनिफिट ऑफ सक्सेस, अगर कोई नया सक्सेस ओवरऑल कंपनी को हुई है या कोई नया, सपोज पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को एक नया रिजर्वायर मिला या नया तेल का वेल मिला है या ऑयल वेल मिला है, तो उससे क्या होगा, ये कंपनी की सक्सेस है जिससे शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, तो उससे जब शेयर की प्राइस ऊपर आएगी तो शेयर होल्डर्स बेनिफिट होगा। नॉट गारंटीड डिविडेंड नॉर अपॉन डिसोल्यूशन, यानी गारंटीड डिविडेंड नहीं होगा, जैसे भी मैंने बात की कि अगर नई इनकम बचेगी आफ्टर इन्वेस्टमेंट या ऑल दीज थिंग्स तो वो कुछ भी नहीं देगा, दे वुडंट गिव एनीथिंग टू देम, यानी कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेफर्ड स्टॉक इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं, दैट इज अनदर टाइप ऑफ shareholders. When shareholders sacrifice certain right in terms of other rights or privilege, जब शेयर होल्डर्स कुछ अपने राइट्स सेक्रीफाइस कर दें फॉर सम अदर राइट्स एंड प्रिविलेजेस, यूजुअली डिविडेंड प्रेफरेंसेस, यानी कुछ राइट्स जो हैं जब कॉमन स्टॉक होल्डर्स अपने फोरगो कर दें फॉर गेटिंग सम अदर राइट्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंसेस, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रेफर्ड स्टॉक, बिकॉज इसमें उस शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस शामिल होती है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, तो दैट इज नोन एज प्रेफर्ड स्टॉक। दैट इज द होल कॉर्पोरेट कैपिटल, की जब भी इक्विटी हमने लेनी होगी तो इक्विटी लेने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक ये कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ले लें, दूसरा ये कि मेंटेन्ड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जब भी हमें पैसा चाहिए हम दो तरीके से उसे फाइनेंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। एक है कि रिटेन्ड अर्निंग में से फाइनेंसिंग करें, एक तरीका ये कि मैं कैपिटल में कंट्रीब्यूशन बढ़ा दूं। For example, two primary source of equities हैं, first is contributed capital and another one is retained earning. Retained earning में से हमेशा ट्रेजरी स्टॉक लेस कर दिया जाता है, तो जो हमारे पास बचता है उसे हम कहते हैं कि that is now being used for your funding. जब हम contributed capital की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं, common stock, preferred stock, these are all both type of contributed capital, और दोनों में से हम लोग फंडिंग करते हैं और साथ ही जो हमारा अकाउंट होता है एडिशनल पेड इन कैपिटल उसमें से भी हम पेड आउट करते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, आइदर इश्यू कॉमन स्टॉक और इश्यू प्रेफर्ड स्टॉक, और इन दोनों में से भी फंडिंग करें और साथ ही जो एडिशनल पेड इन कैपिटल का अकाउंट मेंटेन होता है उसमें से भी हम फंडिंग कर सकते हैं। नाउ एडिशनल पेड इन कैपिटल का अकाउंट क्या होता है और किस तरह उसमें से फंडिंग होती है, लेट्स सी। इश्यूएंस ऑफ स्टॉक, इश्यू ऑफ स्टॉक, ये स्टॉक को कैसे हम लोग इश्यू करते हैं, शेयर ऑथोराइज, शेयर सोल्ड एंड शेयर इशूड, ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। शेयर ऑथोराइज मींस कि कितने आपको शेयर ऑथोराइज हैं कि इतने शेयर आप इशू कर सकते हैं, शेयर सोल्ड कितने मार्केट में शेयर्स फ्लोट कर सकते हैं, और शेयर इशूड के आपने कितने शेयर्स
मार्केट में इशू किए हुए। मींस ऑथराइजेशन इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ शेयर्स, शेयर सोल्ड मींस हाउ मच आर शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, एंड शेयर्स इशूड हाउ मच यू हैव इशूड द शेयर्स एट दिस टाइम। सो दीज आर द थ्री टर्म्स। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट ऑन द पार वैल्यू स्टॉक्स, कि जो हमारे यहाँ पार वैल्यू नॉर्मली इन यूएस और एनी अदर थिंग देयर वुड बी अ पार वैल्यू ऑफ $10, $1, बट इन पाकिस्तान इट्स अ ₹10 ऑफ पार वैल्यू। नो पार स्टॉक, कोई ऐसे शेयर्स भी होते हैं जो पार वैल्यू पे नहीं इशू किए जाते हैं, वो कुड बी एनी वैल्यू अबव देन 0। शेयर्स इश्यूड इन कॉम्बिनेशन विद अदर सिक्योरिटीज, ये भी देखेंगे कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर सिक्योरिटीज, कि अदर सिक्योरिटीज भी हो, क्योंकि सिर्फ हमारे पास दो टाइप्स नहीं होती। क्या हम कहेंगे या तो इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है या हमने डेट फाइनेंसिंग, और जब इक्विटी फाइनेंसिंग की बात की तो सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक आता है, कॉमन स्टॉक आता है। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज दैट कैन बी इश्यूड, तो उसके साथ भी आप स्टॉक्स को इश्यू कर सकते हैं। स्टॉक इश्यूड इन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शंस नॉन कैश होती हैं, कैसे होती हैं वी आर गोइंग टू सी इन फर्दर स्लाइड्स। कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग स्टॉक्स कैसे मैनेज करती हैं, क्या कॉस्ट होती हैं कॉस्ट इश्यू करने की स्टॉक की, जिसे हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। Par value stock, low par value helps company to avoid contingent liabilities. Corporation maintain accounts for preferred stock, common stock paid in capital in excess of par. पार वैल्यूज क्या होती हैं, इनकी मिनिमम वैल्यू जिस पे आपने शेयर्स को इश्यू करना है। लो पार वैल्यू जो है आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कंटीजेंट लायबिलिटीज, उसको अवॉइड करता है और उसकी वजह से हमें इस पार वैल्यू पे शेयर को इश्यू करने का फायदा होता है। कॉर्पोरेशन मेंटेन अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक का, कॉमन स्टॉक का और एडिशनल पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। विच वन? एडिशनल पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। Now, Blue Diamond Corporation, let's see an example. Blue Diamond Corporation issued 300 share for $10 par values common stock for $4,500. Prepare Blue Diamond journal entry. अब उसने क्या किया, यहाँ पे 300 issues शेयर इशू किए फॉर $10 par value. Now अब 300 shares multiplied by 10, how much is there? 3000. But the value of common stock जितने किए हुए हैं वो 4500 के, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1500 का। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट डिफरेंस। कैश आया हमारे पास 4500 का। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन स्टॉक कितना आया 3000, बाकी जो बचा है वो हमें पार वैल्यू से ऊपर का जो मिला है उसे कहते हैं हम एडिशनल पेड इन कैपिटल, और वो हमारे पास आ गया इन एक्सेस ऑफ पार। मींस अगर आपका शेयर जो थे वो 10 के बजाय कितने के थे, महंगे के थे, 11 या 12 रुपए के बिके, तो आपने जो कॉमन स्टॉक में जो भी हमेशा एंट्री होगी वो किस बेस पे होगी, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओवरऑल पार वैल्यू। और जो एक्सेस में आपको ओवर एंड अबव मिला है पार वैल्यू से पर शेयर, वो किस में चला जाएगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। नाउ नो पार वैल्यू, कुछ नो पार पे भी जाते हैं, कोई पार वैल्यू किसी कुछ भी हो सकती है, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। रीजन फॉर इश्यूएंस क्या होती है, अवॉइड कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी को हम अवॉइड करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंसीज। अवॉइड कंफ्यूजन ओवर रिकॉर्डिंग पार वैल्यू वर्सेस फेयर मार्केट वैल्यू। ये कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है और पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। यानी कि ये जो कंफ्यूजन होती है कि यार फेयर मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की कितनी है और मार्केट वैल्यू क्या है, तो कौन सी इसमें से यूज करें, आइदर वी आर गोइंग टू यूज फेयर मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू। द मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या एग्जिस्ट करता है, दैट सम स्टेट लेवी अ हाई टैक्स ऑन दीज इश्यूज। बहुत सी स्टेट्स या बहुत सी कंट्रीज में इस तरह के जो भी हम लोग फंडिंग करते हैं उसमें हम लोग कहते हैं कि हाई टैक्स रख दिया जाता है। इन एडिशन इज इन सम स्टेट द टोटल इश्यू प्राइस फॉर नो पार वैल्यू मे बी कंसिडर्ड लीगल कैपिटल। उसे क्या कहा जाता है, मे बी कंसिडर्ड लीगल कैपिटल विच कुड रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी इन पेइंग डिविडेंड। अब यहां पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेइंग डिविडेंड भी कम होती है व्हेन योर प्राइसेस आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ लीगल कैपिटल। Let's see an illustration so you get a clear idea of what the no par value is. Video Electronic Corporation is organized with 10,000 shares authorized without par value. कितने authorized हैं उसे, 10,000 shares. If Video Electronic issue 500 shares, यानी वो टोटल कितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकते हैं 10,000, लेकिन उसने इशू कितने किए 500 shares for cash of $10 per share. It makes the following entry, that is cash to common stock. No account regarding पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, बिकॉज पार वैल्यू है ही नहीं, तो वहां पे यहां पे जब भी हम बात करेंगे तो वो अकाउंट यहां पे मिसिंग होगा, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, दैट अकाउंट इज बीइंग मिसिंग ओवर हियर।
Some states require that no par value have a stated value. If the company issued 1,000 shares with $5 stated value at 15% share for cash, sorry, $15 share per cash, value at $15 per share for cash, it makes the following entry: cash, common stock and paid in capital in excess of par. Now the stated value is there. Stated value का मतलब है that is your par value. So first of all क्या किया उसने, 1000 multiply by 5, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास क्या आ गया 15,000. कॉमन स्टॉक कितना था, 5 स्टेटेड शेयर वैल्यू थी, तो मल्टीप्लाई इट 1000 बाय 5, so that is 5000, एंड रिमेनिंग 10,000 इज नोन एज पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार. Stock issued with other securities. The two method of allocating these stocks here, like convertible debts, कि आप वो debts जो easily convertible हो to the stocks. Two methods are there for allocation proceeds: proportional methods and incremental methods. यही दो methods normally use की जाते हैं for stocks issued with other securities के अंदर. Rivonet Corporation. Let's see an example. Rivonet Corporation issued 300 shares for $10 par value common stock and 100 shares of $50 par value preferred stock for a lump sum of $13,500. The common stock has a market value of $20 and the preferred stock has a dollar value of $90. Now we have a complete data regarding it. हर चीज का हमारे पास क्या है, complete data. Number of shares कितने थे, common stock के 300 थे, प्रेफर्ड के 100 थे. अमाउंट कितने की थी, एक 20 का सेल हुआ, एक 90 का सेल हुआ. सो देन वी हैव अ टोटल फेयर मार्केट वैल्यू इज 15%. तो और परसेंटेज भी साथ निकाल ली तो कितनी आ रही, 40 एंड 60%. एलोकेशन कैसे हुई है, कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक. इश्यू प्राइस कितनी थी, 13,500, दोनों में सेम थी कि 13,500. एलोकेशन कितनी परसेंट हुई है, 40% एंड 60%. सो दैट मींस 5400 इज द एलोकेशन टू कॉमन एंड 8100 इज इक्वल टू preferred stock. So that is the allocation how we are going to allocate in the securities with other securities. यानी सिर्फ एक कॉमन स्टॉक नहीं इशू किया बल्कि साथ ही प्रेफर्ड स्टॉक भी किया गया है. तो उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, यहां पे प्रोपोर्शनेट करके इन दोनों को आपस में सेपरेट कर लेते हैं. When there are two or more types of equities issued concurrently, तो that is known as proportional method. तो जो अभी हमने किया that is of proportional method. क्यों, हमें यहाँ पे प्राइसेस अलग अलग गिवन थी मार्केट वैल्यू की, फेयर मार्केट वैल्यू की, तो उसमें से हम लोगों ने क्या किया, इनकी proportion निकाली 40% and 60%. Now the value total that we have generated from all these issuances 13,500. अब 13,500 के हमने पार्ट करने, कैसे पार्ट करने कि 13,500 multiply by the proportion of common shares and 13,500 multiply the proportion of preferred share. जब दोनों को multiply किया तो हमने 13,500 के दो टुकड़े आराम से कर लिए based on proportionate method. Now Rivonet issued 300 shares for $10 par value common stock, 100 shares for $50 par value of preferred stock for a lump sum of 13,500. The common stock has market value of 20 per share. The common stock has market value of $20 per share and preferred stock has a market value of $90 per share. So journal entry क्या होगी इसके अंदर, कैश 13,500, कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक सबसे पहले आया कितना है 5,000, देन एडिशनल पेड इन कैपिटल 3,100. कैसे है 3,100, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, कितना निकाला था 8,100. 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 5,000, तो इसका मतलब है 3,100 इज एडिशनल पेड इन कैपिटल. So that is the transaction for the preferred stock. Now common stock 300 into 10 3,000. इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, टोटल में 5,400. तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 3,000 निकाला, तो that is leads to the 2,400. So that means paid in capital in excess of par common stock. Common stock के अंदर जो भी excess of par में आएगा that is known as 2,400. Now you can see the incremental method. Again the example is same, that is issued 300 share $10, 100 share preferred stock, $50 is their par value. Overall overall lump sum is 13,500. The common stock has market value per share. Same calculations are over there, you can see that. There is exactly the same calculations. You can see that common shares 300, preferred share 100,
कॉमन स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, $20 पर शेयर, तो कितना आ गया ये 6000. नाउ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ preferred stock is missing, so that means we are just allocating first one for the only common shares. तो नीचे भी देखें तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 13,500 में से हमने कॉमन शेयर्स माइनस कर दिए, तो पीछे क्या बचा, 7,500. दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू प्रेफर्ड स्टॉक. तो यहां पे हमने वैल्यू इस तरह निकाल ली कि जो पहले कॉमन शेयर्स को अलग कर लिया, जो पीछे बच गया वो कल आएगा, दैट इज रिलेटेड टू प्रेफर्ड शेयर. तो यहां पे कितना आ रहा है, 7,500. तो दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल मेथड, कि जितना इंक्रीमेंटली हमारे पास सेव हो रहा है हम उसी को अकाउंट फॉर करके उसी के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं. Now, what the entry would be passed for this transaction? Cash 13,500 again. First of all, preferred stock 50 into 100 5,000. Remaining जो बच जाएगा वो कितना होगा, तकरीबन 2,500. तो वो हम लोगों ने कहा एडिशनल पेड इन कैपिटल. कॉमन स्टॉक अगेन 300 into 100 3,000. जो पीछे बच गया 6,000 था, तो पीछे कितना बचा 3,000. तो दैट इज मीन रिमेंड एज अ एडिशनल पेड इन कैपिटल इन कॉमन स्टॉक. नेक्स्ट इज द स्टॉक इशूड इन नॉन कैश ट्रांजैक्शन. कुछ स्टॉक नॉन कैश ट्रांजैक्शन में भी इशू कर दी जाते हैं. कि किस तरह नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हमने मैनेज करें. द जनरल रूल क्या होता है, कंपनी शुड रिकॉर्ड स्टॉक इशूड फॉर सर्विसेज और प्रॉपर्टी अदर देन कैश एट फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक इशूड और फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडर्ड रिसीव्ड विच इज मोर क्लियरली डिटर्मिनेबल. कंपनीज कई दफा कोई चीज परचेज करने के लिए या कोई चीज भी सर्विस या कोई सर्विस लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए डायरेक्टली स्टॉक्स इशू कर देते हैं, और वो स्टॉक्स फेयर मार्केट वैल्यू पे इशू होते हैं या ऑफ द ओवरऑल जो आप परचेज करना चाहते हैं, या फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, या तो अपनी फेयर वैल्यू जो होगी उसकी मार्केट इशू होंगे, या जितनी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर दैट स्पेसिफिक कंसिडर्ड ट्रांजैक्शन उतनी वैल्यू पे इशू होंगे. विच एवर इज मोर डिटर्मिनेबल, कि जो आसानी से मैयर हो सके. लेट्स सी एन एग्जांपल सो यू गेट a clear idea about it. Let's see. The following series of transactions illustrate the procedure of recording issuance of 10,000 of shares, $10 par value common stock for patents. किसके लिए इशू कर रहे हैं वो, पेटेंट हासिल करने के लिए ऑफ मार्लो कंपनी इन वेरियस सर्कमस्टांसेस. क्या हमने क्या चीज अब परचेज करनी है, पेटेंट. पेटेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल स्टॉक्स इशू कर रहे हैं. मार्लो कैन नॉट रेडिली डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट. मार्लो जो है वो इजीली फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट नहीं बता सकता, बट इट नोज द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 140. यानी पेटेंट की फेयर वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है, 1,40,000. सो पेटेंट कितने का खरीदा गया होगा, जितने शेयर इशू किए उतने का ही ना. तो शेयर्स कितने के इशू किए गए, 1,40,000 के. तो पेटेंट भी इसका मतलब है कितने का होगा, 1,40,000 का. तो पेटेंट डेबिट. कॉमन स्टॉक कितने के हिसाब से, $10 के हिसाब से कितने शेयर इशू किए गए हैं, 10,000 शेयर्स इशू किए गए. तो दैट मींस 10 into 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख. And then paid in capital in excess of par, that is of 40,000. जो डिफरेंस था वो हमने किस में डाल दिया, paid in capital in excess of par. Then again, Marlowe cannot readily determine the fair value of stock. अब fair value of stock नहीं पता, लेकिन हमें पता है but it determines the fair value of patent. Patent की हमें fair value पता है. तो now again the entry remains the same. Patent 150,000. कॉमन स्टॉक किस तरह है, $10 into 10,000. तो कितना है, 1 लाख. जो पीछे बच जाएगा वो किसका पार्ट हो जाएगा, एडिशनल पेड इन कैपिटल या पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार. मार्लो कैन नॉट रेडिली डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक नॉर द फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट. दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता लग पा रही, दोनों की रेडिली नहीं है. एंड इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट वैल्यूज द पेटेंट ऑफ 125,000. इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट ने कितने की वैल्यू लगाई है उसकी, 125,000 बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो. किसको डिस्काउंट करके, कैश फ्लो को डिस्काउंटेड करके उसने वैल्यू लगाई है. तो देन अगेन एंट्री वुड बी पेटेंट 125,000, कॉमन स्टॉक 1,000 एंड पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार इज 25,000. कॉस्ट ऑफ इशूइंग, कौन कौन सी कॉस्ट आती है, अंडरराइटिंग कॉस्ट. किसी भी आप बैंक को ये अथॉरिटी देते हैं कि हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स इशू कर दो, तो इसका मतलब है आपको बैंक को अंडरराइटिंग कॉस्ट कुछ देनी पड़ेगी. इसी तरह अकाउंटिंग एंड लीगल फी, क्योंकि लीगल पेपर्स होते हैं स्टॉक्स, तो उनकी लीगल फी भी होती है. देन अगेन प्रिंटिंग कॉस्ट, टैक्सेस, दीज ऑल आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इश्यूएंस ऑफ स्टॉक.
शुड बी रिडक्शन एज द रिडक्शन ऑफ अमाउंट पेड इन कैपिटल, और किसमें से ये कम रिडक्शन शो की जाती है? इन द अकाउंट ऑफ एडिशनल पेड इन कैपिटल, यानी इन सब कॉस्ट को पे करने के लिए हम किसका अकाउंट रिड्यूस करते हैं? एडिशनल पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, दैट्स अनदर थिंग कि हम ट्रेजरी स्टॉक्स क्या होते हैं? परचेज। याद रखिएगा, जब आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स दोबारा परचेज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आते हैं तो उसे कहते हैं हम परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, यानी बाइंग बैक ऑफ योर ओन कंपनीज स्टॉक, दैट इज नोन एज परचेज ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। टू एक्सेप्टेबल मेथड्स, कितने मेथड हैं इसमें भी? कॉस्ट मेथड एंड स्टेटेड वैल्यू मेथड, पार और स्टेटेड वैल्यू मेथड। ज्यादातर हमारे यहाँ कॉस्ट मेथड यूज होता है। ट्रेजरी स्टॉक रिड्यूसेस शेयर होल्डर्स इक्विटी, डेफिनेटली जब आप अपने ही शेयर्स दोबारा वापस बाय अप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी रिड्यूस कर जाएगी, बिकॉज दैट हैव यू बॉट बैक योर ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। Let's see the illustrations so you get a clear idea of treasury stock. Pacific Company issued 100,000 share for $1 par value common stock at a price of 10. $1 par value थी और कितनी प्राइस में सेल हुए? $10. In addition, it has retained earning of 300,000. So shareholders equity निकालेंगे सबसे पहले, paid in capital, common stock निकाला, $1 par value 100,000, तो इसका मतलब है 100,000 यहीं पे आ गए। Additional paid in capital कितना होगा यहाँ पे? वो है 900,000। टोटल पेड इन कैपिटल कितना निकला? 1 मिलियन। कैसे निकला 1 मिलियन? बिकॉज 100,000 इंटू 100,000, लेकिन 100,000 इंटू 10 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में से 100,000 निकाला तो कितना पीछे बचा? 9 लाख, और 9 लाख और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 1 मिलियन। एंड देन रिटेन्ड अर्निंग एड अप, तो कितनी आ रही है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी? दैट इज ऑफ 1.3 मिलियन। तो दैट इज आवर ओवरऑल शेयर होल्डर्स इक्विटी। How? Again, this example is same. On the second paragraph, you see, on January 20, 2012, Pacific acquires 10,000 share of its shares at $11 per share. यानी अपने ही शेयर्स तो दोबारा खरीद लिए, कितने? 10,000. Pacific record the reacquisition as treasury stock debit cash credit, कितने के हिसाब से? $11 into 10,000, तो कितना आता है? 110,000. तो उसने कहा treasury stock debit cash credit. द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ पैसिफिक, अब किस तरह चेंज आएगा पैसिफिक शेयर होल्डर्स इक्विटी में? देखिएगा, अगेन कॉमन स्टॉक कितना है? 100,000, एडिशनल पेड इन कैपिटल 900,000, टोटल पेड इन कैपिटल 1 मिलियन, एंड रिटेन्ड अर्निंग इज 300,000. तो दैट रिमेन्स दैट टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू 1.3 मिलियन. So that is now we are moving towards the sale of treasury stock. जब हमने दोबारा अभी हमने ट्रेजरी स्टॉक क्या किए थे? बाय बैक कर लिए थे, लेकिन अगर उसे हमने दोबारा मार्केट में फ्लोट करना है, मार्केट में उसे सेल करना है, तो फिर यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। या तो आप उसे दोबारा सेल करेंगे अबव कॉस्ट या बिलो कॉस्ट, यानी अबव पार या बिलो पार। बोथ इंक्रीज टोटल एसेट्स एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, दोनों क्या करेंगे? टोटल एसेट भी इंक्रीज क्या नाम है? इंक्रीज करेंगे, और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी इंक्रीज करेंगे। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल ऑफ ट्रेजरी अबव कॉस्ट, किससे ऊपर भेजा जाए? कॉस्ट से ऊपर पे सेल आउट किया जाए। लेट्स सी एग्जांपल, पैसिफिक एक्वायर्ड 10,000 ट्रेजरी फॉर $11 पर शेयर. इट नाउ सेल 1,000 शेयर्स फॉर $15 पर शेयर ऑन March 10. पैसिफिक रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कितने की थी? $15 पर शेयर और अप टू 1,000 शेयर। कैश कितना होगा? 1,000 इंटू 15 कितना हुआ? 15,000। ट्रेजरी स्टॉक कितना आएगा हमारे पास? 11 पे रखा था ना, तो 11 पे ही हम उसे बाहर निकालेंगे। ये नहीं होगा कि हम 15 पे बाहर निकालें, हम 11 पे ही निकालेंगे। मींस 11 इंटू 1,000, तो क्या बन गया? 11,000। और जो डिफरेंस है उसे कहेंगे एडिशनल कैपिटल और पेड इन कैपिटल इन फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक, इसे कहेंगे हम पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। दैट इज ऑल्सो बीइंग अ रिटर्न टू अ कंपनी। नाउ सेल ऑफ ट्रेजरी बिलो कॉस्ट, क्या करेंगे? सेल ऑफ ट्रेजरी करेंगे बट बिलो द कॉस्ट। पैसिफिक सेल्स एन एडिशनल 1,000 ट्रेजरी शेयर्स ऑन March 21 फॉर $8 पर शेयर। नाउ 11 पे इन किया था हमने, 8 पे बाहर आ रहा है, तो बिलो कॉस्ट आ गई। तो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग क्या आएगी? कैश कितना किया है? दैट इज नाउ 8 into 1,000, that is now 8,000. तो that means और 8,000 का हम लोगों ने ट्रेजरी स्टॉक दोबारा सेल कर दिया। बट पेड इन कैपिटल अब क्रेडिट में नहीं आएगा बल्कि किस में आएगा? डेबिट में आएगा। तो पेड इन कैपिटल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक जो है वो 3,000 के हिसाब से
डेबिट में आएगा। क्यों? 11,000 माइनस 8,000 इक्वल्स टू 3,000 कि 11,000 थी उसकी वैल्यू 8,000 रिसीव हो रही है, 3,000 जो है वो आपकी कहलाएगी पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक। द क्रेडिट साइड ट्रेजरी स्टॉक इज 11,000। Here you can see that paid in capital from treasury stock 4,000 पहले हुआ था, 3,000 मार्च 21 को हुआ है, तो that balance equals to 1,000. Let's see further illustration. Assume that Pacific sell an additional 1,000 shares at $8 per share on April 10. यानी 8,000 शेयर और $8 पे 1,000 शेयर एडिशनल है, तो क्या होगा? कैश किस तरह निकलेगा? 8,000 8 इंटू 1,000, 8 इंटू 1,000, तो 1,000 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? $8 से, तो हमारे पास आ गया 8,000। पेड इन कैपिटल कितना होगा? अगेन 3,000, सॉरी 1,000 ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। क्यों? पहले 2,000 ऑलरेडी हम लोग रिटेन अर्निंग में ले जा चुके हैं, बिकॉज वी हैव पुट इट इन दैट स्पेसिफिक नेचर, बिकॉज 8,000 शेयर्स ऑन द पेड इन कैपिटल, 2,000 हम लोग एडिशनल एक्सेस ऑफ पार पे कमा चुके हैं। यहां पे कितना आएगा डिफरेंस? दैट इज ऑफ 1,000, तो पेड इन कैपिटल फ्रॉम ट्रेजरी स्टॉक इज 1,000, retained earning is 2,000 and treasury stock is 11,000. That is the whole entry being passed in case of below cost. जब भी below cost की बात करेंगे तो हमारे पास ये चीजें आएंगी। Now retiring treasury stock, जब भी हम रिटायर करेंगे ट्रेजरी स्टॉक को तो तब क्या करना है? डिसीजन रिजल्ट्स इन कैंसिलिंग ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। मैंने बाय तो कर लिया दोबारा वापस अपने शेयर्स। कई दफा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर, यानी इन शेयर्स को खत्म ही कर दो, इनको हमने दोबारा लगाना ही नहीं है। So that is known as retiring of treasury stock, cancellation of treasury stock and reduction in number of shares. और ये normally कब किया जाता है? When you have to reduce the number of shares, यानी कि हमने number of shares with the time reduce करने होते हैं। Now there is a preferred stock. Preferred stock is a very unique thing. Unique things के हिसाब से ये सामने आता है। Features often associated with preferred stock. प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड, डिविडेंड देने में हमेशा प्रेफरेंस इन्हें दी जाती है। प्रेफर एज टू एसेट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब भी फर्म लिक्विडेट होगी सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक्स को दिया जाएगा। कन्वर्टेबल टू कॉमन स्टॉक, दे कैन बी इजीली कन्वर्टेबल टू कॉमन स्टॉक। कॉलेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉर्पोरेशन, अगर कॉर्पोरेशन चाहे कि मैं प्रेफर्ड स्टॉक वापस लेना चाहते हैं तो वो वापस ले सकता है हर एक से, दैट मीन्स दे आर कॉलेबल। एंड नॉन वोटिंग, इनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग का राइट नहीं होता, दे कांट वोट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। So that is the overall features of preferred stock. There are further features that they are cumulative, कि अगर आपने 1 साल या 2 साल डिविडेंड नहीं दिया और तीसरे साल डिविडेंड दिया तो आपको पिछले 2 साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा। That is known as cumulative preferred stock. Participating, कि कई दफा इनके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं विद द डिसीजंस, तो उसे कहते हैं हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक। कन्वर्टेबल, दैट दोज व्हिच कैन बी कन्वर्टेबल टू कॉमन स्टॉक आर नोन एज प्रेफर्ड, दोज कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। कॉलेबल, द ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉल दीज प्रेफर्ड स्टॉक एट एनी टाइम इन द ड्यूरेशंस। रिडीमेबल, दैट मीन्स इट कुड बी रिटर्न्ड एंड गॉट योर मनी बैक, दैट इज नोन एज रिडीमेबल। Now let's see the example of a preferred stock. Bishop Cohen issued a 10,000 shares of $10 par value को preferred stock for $12 per share cash. Bishop records the following entry. कितने? 10,000 issues at value of $10, तो इसका मतलब है कैश आ गया हमारे पास 120,000। किस तरह वो कैश आया? बिकॉज मार्केट वैल्यू $10 थी, तो 10,000 इंटू 12 120,000। प्रेफर्ड स्टॉक तो किस में आएंगे? आपके हमेशा par value पे, तो par value $10 into 10,000, that is 1 lakh, and the remaining is in additional paid in capital in excess of par. Now one thing that I want to show you, now I am going to write the screen so we can write it. One thing that should be seen, that preferred stock has the qualities of debt and equity, both qualities they possesses. How they possess the qualities of both? For example, first quality is of fixed dividend, that relates to the debt, debt भी fixed returns होते हैं, first one. Then second one is
ऑलवेज रिमेंबर दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ कॉमन स्टॉक। यानी एक क्वालिटी तो हमने बता दी है किससे रिलेट करती है, आपकी डेट से, लेकिन एक क्वालिटी इसका रिलेट करती है जिसे हम कहते हैं इक्विटी से, दैट इज द डिविडेंड वुड बी पेड आफ्टर टैक्स, दैट इज द क्वालिटी ऑफ इक्विटी, बिकॉज ये उस अर्निंग में से पे किया जाता है जिसमें से ऑलरेडी हमारे पास टैक्सेस कट चुके होते हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ इक्विटी। लेकिन फिक्स्ड डिविडेंड इज द क्वालिटी ऑफ डेट, यानी इन दोनों की क्वालिटीज मिलाते हैं तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज आर प्रेफर्ड स्टॉक, दैट मींस इट पोजेसेस द क्वालिटीज ऑफ बोथ डेट and equity. That is the unique quality of preferred stock. Now going back to our previous slide, that is the same thing that we have studied the entry. Now moving to the further thing. Now we are moving towards the retained earnings. Retained earnings देख ली हमने, preferred भी देख ली, common भी देख ली, treasury भी देख ली. Now moving towards the retained earning. Retained earning क्या होती है? Retained earning is the net income that a company retains for a use in business. ये वो income होती है जो company normally retain करती है for the use in business. नेट इनकम इंक्रीजेस रिटेन्ड अर्निंग एंड नेट लॉसेस डिक्रीजेस रिटेन्ड अर्निंग, कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हर साल की अर्निंग्स जो है वो कम्युलेट होती जा रही होती है, मिक्सअप होती, यानी कि एड अप होती जा रही होती है, बट यू कैन नॉट मिक्सअप बल्कि ऐड होती जा रही होती। तो अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो वो भी रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होगा, लेकिन किसी साल नेट लॉस हुआ है तो वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देगा। रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, किसमें ऐड होती है? ये शेयर होल्डर्स इक्विटी में ऐड होती है। ऑन टोटल एसेट्स ऑफ corporation and claims the total asset of corporation. The debit balance shows retained earning is defined as deficit. याद रखिएगा retained earning का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्यों? सारी इनकम ही उसमें क्लोज हो रही है, जब इनकम सारी क्लोज हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना उसका, डेबिट होगा तो इसका मतलब है आपकी अर्निंग्स डेफिसिट में चल रही हैं। रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, समटाइम्स देयर कुड एग्जिस्ट अ लीगल रिस्ट्रिक्शन, समटाइम्स देयर एग्जिस्ट सम कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस, समटाइम्स देयर एग्जिस्ट वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस ये कि कोई आप पे रूल्स लगा दे कि नहीं आपने इतनी आपने रिटेन्ड अर्निंग्स लाजमी मेंटेन करनी है, इससे कम आप मेंटेन नहीं कर सकते, बेशक आप वो रिटेन्ड अर्निंग यूज करें या ना करें, बट आपने इतनी रिटेन्ड अर्निंग्स मेंटेन करनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ तो कई दफा आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं विद द शेयर होल्डर्स वो आपको बता रहे होते हैं कि हाँ जी इतनी रिटेन्ड अर्निंग जरूर मेंटेन करनी। फॉर एग्जांपल यू टेक अ लोन, लोन वाले कई दफा आप पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपकी रिटेन्ड अर्निंग कम से कम इतनी होना जरूरी है। अनदर वन इज अ वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन, कि आप खुद जानबूझ के वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं बिकॉज आपको कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जिसके लिए आप रिटेन्ड अर्निंग एक साथ कम्युलेट या कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हाँ जी हमने इतनी रिटेन्ड अर्निंग रिटेन करनी है। कंपनीज जनरली डिस्क्लोज रिटेन्ड अर्निंग्स रिस्ट्रिक्शन इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां ये डिस्क्लोज होती है? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर कुछ करेक्शंस और एरर्स भी रिटेन्ड अर्निंग के अंदर डील किए जाते हैं, कैसे? रिजल्ट्स फ्रॉम मैथमेटिकल मिस्टेक्स, आपने प्लस माइनस की गलती कर दी है, उसकी वजह से आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो उसमें एरर आ गए। मिस्टेक इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप यूज किया या IFRS यूज किया, उसकी वजह से कोई मिस्टेक्स आ रही हैं। ओवरसाइट और मिस यूज ऑफ फैक्ट, कई जगह पे आपने गलत मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई है, तो उस एरर को ठीक करना चाहेंगे। करेक्शन ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, जब जो भी इस तरह की करेक्शन होगी उसे हम कहेंगे दैट इज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। क्या कहेंगे उसे हम? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मेड टू द बिगनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कहां किया जाता है? बिगनिंग बैलेंस में ही किया जाता है, यानी सबसे पहले जब नेक्स्ट ईयर की रिटेन्ड अर्निंग बनाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग में सबसे पहली चीज जो ऐड करेंगे दैट इज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। Here you can see that how they are going to do that. बैलेंस ऑन जनवरी 1 प्लस नेट इनकम, डिविडेंड्स माइनस किए तो बैलेंस आ गया, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। Before issuing the report for the year end 2000, you discover that 50,000 error is being caused. ये जो ऊपर है, आपने जब इसे इशू करने रिपोर्ट करने से पहले आपको पता लग गया कि 50,000 का इसमें एरर है। That caused 2009 to be overstated, यानी ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं ये 50,000 से ओवरस्टेटेड आई है। That caused the overstate of inventory कॉस्ट CGS टू बी लोअर, यानी कि ओवरस्टेटेड हो गई है और ओवरस्टेटेड इन्वेंट्रीज आ गई है, यानी इन्वेंट्रीज क्या हो गई? ओवरस्टेट हो गई है, और COGS जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो लोअर हो गया। एंड दस नेट इनकम टू बी हायर, और नेट इनकम क्या हो गई है? वो हायर हो गई है। Would this discovery have an impact on the reporting statement of next year? Yes, there is a definitely an impact on the reporting of next year. कैसे आया? Let's see. Here it is.
बैलेंस 1050, 50,000 की एडजस्टमेंट जो पिछले साल का डिफरेंस आ रहा था। बैलेंस जनवरी 1 एज रीस्टेटेड 1 million, नेट इनकम, डिविडेंड्स, बैलेंस, एंड देन वी हैव अ 1060,000 ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। The company prepares the statement from the retained earning account. Retained earning account में से ही कंपनी जो है उसका स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बनाती है। कैसे? रिटेन्ड अर्निंग के अंदर नेट लॉस भी आती है, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट भी आती है, कैश डिविडेंड, सम डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक वो भी इसमें एडजस्ट होते हैं, नेट इनकम भी इसमें एडजस्ट होती है, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट फॉर अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम। दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द रिटेन्ड अर्निंग और डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इनमें से कोई भी हेड्स हो सकते हैं, कोई हेड्स नहीं भी हो सकते हैं, मे बी सारे हेड्स भी हो सकते हैं, बट दीज आर द नॉर्मल जर्नल हेड्स दैट आर यूज्ड इन डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ dividend policy. Following few companies pays dividends in amount equal to their legally available retained earning. यानी कुछ कंपनीज जो हैं वो उतना ही डिविडेंड पे करती हैं जितना उन्हें लीगली अलाउड होता है पे करने का। Why? Because दो रीजन हैं क्यों कम पे करते हैं डिविडेंड। बिकॉज या तो इन्हें फ्यूचर में कोई ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है या कोई आप फ्यूचर में लॉसेस देख रहे हैं उसके लिए अभी से कवर अप ढूंढ रहे हैं। देयर आर टू रीजंस फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग कि जिसके अंदर लीगली अवेलेबल डिविडेंड यानी अमाउंट इक्वल टू देयर लीगली अवेलेबल डिविडेंड क्यों नहीं हो सकती। यानी फ्यू कंपनीज पे कैश इन अमाउंट इक्वल द लीगली अवेलेबल अर्निंग्स, यानी सारी अर्निंग्स क्यों नहीं डिविडेंड में दी जा सकती। बिकॉज फर्स्ट फाइनेंशियल ग्रोथ और एक्सपेंशन, एंड अनदर वन इज द कुशन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। किसके अगेंस्ट कुशन? कुशन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स, कैश डिविडेंड्स होते हैं, प्रॉपर्टी डिविडेंड होते हैं, लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स होते हैं, स्टॉक डिविडेंड्स। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ऑल डिविडेंड एक्सेप्ट स्टॉक डिविडेंड रिड्यूसेस द टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। सारे डिविडेंड्स एक्सेप्ट स्टॉक डिविडेंड क्या चीज रिड्यूस कर देते हैं? शेयर होल्डर्स इक्विटी, बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। Now first one is the cash dividend. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कैश। सबसे पहले क्या होती है? डिक्लेरेशन ऑफ कैश डिविडेंड होती है, फिर कैश डिविडेंड को लायबिलिटी बना दिया जाता है। एंड कंपनी डू नॉट डिक्लेयर और पे कैश ऑन ट्रेजरी स्टॉक। कभी भी उस पर ना डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना पे कैश होगा इन ट्रेजरी स्टॉक जो उसके अपने पास शेयर्स पड़े, ना उन पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना उनके ऊपर कैश डिविडेंड डिक्लेयर होना है। 3 डेट्स एग्जिस्ट करती हैं। वन इज कॉल्ड डेट ऑफ डिक्लेरेशन, दैट इज देन डेट ऑफ रिकॉर्ड एंड देन डेट ऑफ पेमेंट। एज वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस चैप्टर जिसमें मैंने डिविडेंड के ऊपर ये तीनों बताई थी। लेट्स सी, आई एम गोइंग फॉर द वाइड स्क्रीन फॉर द राइटिंग। 2 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट वन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ये रहा in the mid or near to it, that what I have talked yesterday, that is date of record. And the third one is regarding to payment date. So these 3 dates are being written over there कि यही dates हैं जो exist करती हैं। Going back to our slide, so that means date of declaration, date of record and date of payment. There are 3 dates. First one, let's see, you can have a clear idea how the entries will be passed. Roadway Freight Corporation on June 10 declared the cash dividend of 50 cents a share on 1.8 million shares payable July 16 to all shares of record June 24. Record कब हुआ? 24. पेमेंट कब की जा रही? 16 को। और कब अनाउंस किया गया? 10 को। तो 10 को क्या एंट्री पास की जाएगी? डिविडेंड टू रिटेन्ड अर्निंग टू डिविडेंड पेएबल। यानी कब क्या करेंगे हम? रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड दिए जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग को कम करेंगे और लायबिलिटी बना देंगे कि डिविडेंड इज पेएबल ऑफ दैट अमाउंट। किसका निकली? 1.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 550 सेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया? 9 लाख। तो रिटेन्ड अर्निंग में से हमने डिविडेंड पे कर दिया। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड नो एंट्री विल बी पास्ड, बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट कैश टू डिविडेंड पेएबल टू cash, that is the entry, dividend payable to cash of 900,000. That is how the dividend policy is being settled. Then there is a second type that is known as property dividend. Dividend payable in asset other than cash, यानी
कैश के अलावा आप कुछ भी दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर्टी डिविडेंड, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी डिविडेंड। रीस्टेट एट फेयर वैल्यू, किस पे रीस्टेट होते हैं, फेयर वैल्यू द प्रॉपर्टी इट विल डिस्ट्रीब्यूट, और किस पे होती है, जितनी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी फेयर वैल्यू पे ये रिकॉर्डिंग होती है। एंड रिकॉग्नाइज एनी गेन एंड लॉस, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन एंड लॉस हुआ है तो उसको भी हम अकाउंट फॉर करेंगे। For example, the illustration so you get a clear idea regarding the dividend policies. Trendler Incorporation transferred to share stockholders some of its equity investment costing 1.25 million by declaring a property dividend. यानी उसने क्या किया, स्टॉक होल्डर्स को सम ऑफ इट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कॉस्टिंग कितने की कर रही थी, 1.25 मिलियन ऑफ डिक्लेयरिंग अ प्रॉपर्टी डिविडेंड, यानी कुछ जो थी उसने स्टॉक होल्डर्स की जो ओनरशिप थी वो आगे फर्दर ट्रांसफर कर दी, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो फर्दर ट्रांसफर कर दी किसको, स्टॉक होल्डर्स को, ऑफ वर्थ 1.25 मिलियन ऑफ प्रॉपर्टी डिविडेंड ऑन December 2011 to be distributed on January 30. कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, January 30, 2012 to shareholders of record on January 15. यानी डिक्लेयर कब किया, 28 दिसंबर को, रिकॉर्ड कब हुआ है 15 जनवरी को, और पे कब किया जा रहा है January 30th को। एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन द सिक्योरिटीज हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 2 मिलियन, कितनी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू उस टाइम, 2 मिलियन, यानी एट द एंड ऑफ डिक्लेरेशन। सो एंट्री क्या होगी, दैट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट 7,50,000, कितनी, 7,50,000, क्योंकि किस तरह निकाली है, मार्केट वैल्यू कितनी, 2 मिलियन, कॉस्टिंग कितने की थी, 1.25 मिलियन, तो इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया, 0.75 मिलियन और 750,000, तो ये क्या आ गया हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेबिट। अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस ऑन इनकम इज क्रेडिट, ये क्या है हमारे लिए, गेन है, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 1.25, लेकिन हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ रही, 2 मिलियन, तो दैट इज अनरियलाइज्ड गेन, दैट इज 750,000, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट इतने से कम हो जाती है। एंड देन रिटेन्ड अर्निंग 2 मिलियन, प्रॉपर्टी डिविडेंड पेएबल 2 मिलियन, यानी ये दोबारा एंट्री कर दी हमने किसकी, प्रॉपर्टी डिविडेंड की, दैट वुड बी पेड आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग, किसमें से पे की जाइए, आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। सो फर्स्ट एंट्री वुड बी रिगार्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर कर रही है, सेकंड वन जो है वो डिविडेंड के तौर पे अकाउंट फॉर कर रही है, दैट मींस रिटेन्ड अर्निंग टू प्रॉपर्टी डिविडेंड पेएबल, तो वो कितना है, 2 मिलियन। नाउ एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या एंट्री होगी, अगेन प्रॉपर्टी डिविडेंड पेएबल टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है ना, आपने अपनी इक्विटी जो है वो शेयर कर रहे हैं ना, जो इक्विटी इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग जो इक्विटी है उसको शेयर कर रहे हैं, तो जारी बात है इक्विटी इन्वेस्टमेंट किस में चली जाएगी, क्रेडिट में, और डिविडेंड पेएबल डेबिट में। नाउ देयर इज अ लिक्विडेटिंग डिविडेंड्स, एनी डिविडेंड नॉट बेस्ड ऑन अर्निंग रिड्यूसेस कॉर्पोरेट पेड ऑफ कैपिटल, यानी कोई भी बेस्ड ऑन अर्निंग, कोई भी डिविडेंड है जो बेस्ड ऑन अर्निंग नहीं होगा वो रिड्यूस करेगा किसको, कॉर्पोरेट पेड अप कैपिटल को, किसको रिड्यूस करेगा, कॉर्पोरेट पेड अप कैपिटल। देन McChesney Mines Incorporation issued dividend to its common shareholders of $1.2 million. The cash dividend announcement noted that shareholders should consider 9 lakh as income and the remainder as a return of capital. McKinsey Mines record the dividend. Date of declaration क्या होगी, date of declaration में retained earning debit, dividend paid in capital in excess of par common, that is also being debit, and dividend payable credit, that is of 1.2 मिलियन। क्यों, वो क्या कह रहा है कि पेड टू इस कॉमन कितना डिविडेंड पे किया है, 1.2 मिलियन का। रिटेन्ड अर्निंग कितनी बन रही है, दैट इज ऑफ 9 लाख, कितनी बच जाएगी वो, 9 लाख, और बाकी जो बच रहा है जिसे हम कहते हैं पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार इज 3 लाख। डेट ऑफ पेमेंट, देन डिविडेंड पेएबल 1200,000 एंड कैश 1200,000। नाउ देयर इज अ स्टॉक डिविडेंड, ये क्या आ गया अब हमारे पास, स्टॉक डिविडेंड। कि स्टॉक डिविडेंड्स को हम कैसे डील करेंगे, समटाइम्स आप कैश में डिविडेंड नहीं देते, आप कहते हो अच्छा ये एडिशनल शेयर्स रख लो, इसे हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड्स, दैट व्हाट वी नोन एज स्टॉक डिविडेंड। इश्यूएंस बाय अ कंपनी ऑफ इट्स ओन स्टॉक टू शेयर होल्डर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस, किस बेसिस पे, ऑन प्रो रेटा बेसिस विदाउट रिसीविंग एनी कंसिडरेशन, यानी डायरेक्टली आप उससे शेयर्स को इशू कर देते हैं ऑन प्रो रेटा बेसिस और विदाउट रिसीविंग एनी कंसिडरेशन, उनसे कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं करते, बिकॉज दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी उसके पीछे कंसिडरेशन क्या होती है, दैट इज डिविडेंड।
When stock dividend is less than 20 or 25% of common shares, the company transfer fair market value from retained earning. यानी अगर उसकी वैल्यू जो 20 या 25% ऑफ कॉमन शेयर से लोअर होगी तो कंपनी ट्रांसफर फेयर वैल्यू फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, क्या ट्रांसफर कर देगी? फेयर वैल्यू फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड, यानी कि फेयर वैल्यू पे ये वैल्यूएट होंगे. For example, you have an example so you get a clear idea regarding this. Wine Corporation has outstanding 1000 shares of $100 par value. कितने हैं? 1000 share for $100 par value of common stock and retained earning of 50,000. If Wine declares a 10% stock dividend, it issues 100 additional shares for the करंट शेयर होल्डर्स. यानी उसे पता लगा, उसने क्या किया? डिक्लेयर किया 10% एडिशनल स्टॉक डिविडेंड. इट इश्यूज 100 एडिशनल शेयर्स टू करंट शेयर होल्डर्स. कितने शेयर एडिशनल इशू कर दिए? 100 शेयर्स टू करंट शेयर होल्डर्स. इफ द फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ स्टॉक डिविडेंड इज $130, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू इस टाइम कितनी है? $130. द एंट्री वुड बी डेट ऑफ डिक्लेरेशन, रिटेन्ड अर्निंग कितनी आएगी? 13,000. किस तरह आई है? 100 एडिशनल शेयर इशू हो रहे हैं और टाइम ऑफ स्टॉक पे कितनी वैल्यू उसकी? 130. तो रिटेन्ड अर्निंग कितनी आई? 130 से डेबिट हो रही है. कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना आ रहा है? 100 इंटू 100, तो कितना आ गया ये हमारे पास? इक्वल्स टू 10,000. बिकॉज पार वैल्यू कितनी? $100 और कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे? 100. एंड देन रिमेनिंग पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार इज 3,000. इसे क्या कहेंगे? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार $3,000. कैसे आया ये पेड इन कैपिटल? जो हमारे 13,000 में से 10,000 माइनस किए तो हमारे पास आ गया, दैट इज पेड इन कैपिटल. नेक्स्ट द कंटिन्यूशन ऑफ द एग्जांपल. नाउ डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है? कॉमन स्टॉक पेड स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना था? 10,000 था. एंड कॉमन स्टॉक कितना दिया गया? 10,000. Now there is a stock split. There is a stock split. How the stock split works? कैसे वर्क करता है stock split? That we are going to see. To reduce the market value of stock. क्या करेंगे हमने? Market value stock को reduce करने के लिए होता है. No entry recorded. कोई recording stock split के लिए नहीं की जाती. Decrease par value and increase number of shares. Par value decrease करती है और number of shares बढ़ा देती है. For example नीचे देखें, shareholders equity before 2:1 split. यानी हर एक शेयर के हमने कितने टुकड़े कर रहे हैं? 2. 2:1 स्प्लिट, यानी हर शेयर वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस. तो कॉमन स्टॉक कितना था? 1000 शेयर एट 100, तो हमारे पास कितना था? 100,000. रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी? 50,000, तो टोटल वैल्यू इज 150,000. बट आफ्टर 2:1 स्प्लिट क्या हुआ? कॉमन स्टॉक 1000 से उठ के कितने हो गए? 2000 के, बिकॉज इट्स अ डबल स्प्लिट. यानी 1000 कितने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2000 में. ठीक है ना. और जो शेयर की प्राइस है पार है वो भी एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? हाफ पे हो जाएगी. 2:1 की रेशियो लगेगी. तो दैट मींस $100 डिवाइड बाय 2 $50. तो वो आ गया हमारे पास कितना? 100,000. रिटेन्ड अर्निंग रिमेन्स द सेम, द वैल्यू रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट. यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू सेम रहती है इन द स्टॉक स्प्लिट. स्टॉक स्प्लिट एंड स्टॉक डिविडेंड्स डिफरेंशिएटेड. Large stock dividend 20-25% of number of shares previously outstanding. Same effect on market price and stock split. Par value transferred from retained earning to contributed capital. ये कहाँ होती है? Par value जो है वो transfer हो जाती है from retained earning to contributed capital. Example. Then we have illustration that is known as Rockland Steel Incorporation declared a 30% shares dividend on November 20. कितने percent share dividend? 30%. Payable on December 29 to shareholders or to record it December 12. 3 dates आ गई. 20 November is the declaration, 12 December is recording and 29 December is payment. At the date of declaration, कब date of declaration? 1 million shares par value $10 are outstanding and with the fair value of 200. So पहले की एंट्री पास करेंगे? retained earning. So at the date of declaration November 20, retained earning is 3 million. कैसे है 3 million जी? 1 million and all these things are included, that 30%. You can see that over down. 1 million shares से 30% अलग किए, इसमें से कितने बचे? 3 लाख.
3 लाख एडिशनल वैल्यू से $10 के हिसाब से लिए तो दैट बी इक्वल्स टू 3 मिलियन। तो रिटेन्ड अर्निंग में से दिया गया आपके पास स्टॉक डिविडेंड, और कॉमन स्टॉक्स जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल वो क्रेडिट हुए, मींस टू से कॉमन स्टॉक इंक्रीज कर गए हैं, रिटेन्ड अर्निंग रिड्यूस कर गई हैं, एक ही अकाउंट में दोनों चीजें एडजस्ट हो गई हैं। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना है 3 मिलियन, एंड कॉमन स्टॉक में कितने आ रहे हैं 3 मिलियन, यानी उसने बकायदा इसे जो है कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, अगेन कॉमन स्टॉक में, यानी प्रॉपरली एट द पेमेंट डेट इट वुड बी क्रेडिटेड टू द कॉमन स्टॉक। So that is the whole entry would be passed. First, on declaration date, retained earning to common stock for distributable, and then on December 29, common stock distributable to common stock. Now that is the statement analysis and presentation of shareholders equity. As you can see that this is the whole shareholders equity. First one is the paid capital, then capital stock that includes 9% preferred stock, common stock, then common stock dividend distributable that is being added. So we have overall common stock, total capital stock. Then there is a separate head for additional paid in capital, in which excess of preferred stock and excess of stated value of common stock both are being added. So total additional paid in capital is there and total paid in capital is there. Then the third part is the retained earning, in which total paid in capital and retained earning is this much and less treasury stock. इसमें से क्या किया जाता है, treasury stock को माइनस किया जाता है, and then we have a total shareholders equity. कैसे किया जाता है रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी, आरओई कैसे निकालते हैं, सिंपल नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी यूं समझ लें कि नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी या बुक वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यू कैन सी दैट द इनकम नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स, वो इनकम जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, और नीचे क्या होगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। द रेशियो शेयर्स हाउ मेनी डॉलर्स ऑफ नेट इनकम बी अर्न्ड बाय ईच डॉलर ऑफ इक्विटी, यानी हर एक डॉलर ऑफ इक्विटी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। Now the statement analysis and presentation. Statement analysis and presentation, you can see that is the income statement, sales, CGS, gross profit, operating income from operations, other revenues, other expenses, income before income tax, and then taxes, that net income. That is the income statement presentations. Income statement का भी analysis करते हैं, किससे करते हैं, based on earning per share। तो इसकी क्या फॉर्मूला होता है, net income minus preferred dividend। net income में से सबसे पहले क्या माइनस किया था, preferred dividend divided by the weighted average common shareholders outstanding। क्या होगा, weighted average common shareholders outstanding, तो इसे हम कहते हैं earning per share। The ratio indicates the net income earned by each share outstanding, यानी हर एक शेयर ने कितनी net income earn की है। Now there is a dividend preferences there exist. Let's see an example so you have a clear idea. In 2012 Mason company is to distribute $50,000 as a cash dividend. कितना, $50,000 as a cash dividend. Its outstanding common stock have a par value of 400,000. Par value कितनी है, 400,000, and 6% preferred stock has a par value of $100. कितनी है, $100. If preferred stocks are non-cumulative, preferred stock के पिछले सालों के अगर आपने डिविडेंड नहीं दिए तो अगर और इस साल आप डिविडेंड दे रहे हैं तो अगर वो कम्युलेटिव होंगे तो आपको पिछले साल के भी डिविडेंड पूरे करने होंगे, और अगर नॉन कम्युलेटिव होंगे तो इसका मतलब है सिर्फ इस साल का डिविडेंड देना है, पिछले सालों को भूल जाना है। तो यहां पे सबसे पहले हम डिविडेंड किसको देना है, प्रेफर्ड को। याद रखिएगा सबसे पहले डिविडेंड प्रेफर्ड को देना है आउट ऑफ इनकम। सो वी आर सेपरेटिंग बोथ प्रेफर्ड कॉमन एंड टोटल। 6% ऑफ 100,000, 100,000 कितना प्रेफर्ड, तो 6% लेंगे उसका तो कितना बना 6,000, कॉमन है ही नहीं तो यहां पे कितना आ गया 6,000। देन द रिमाइंडर टू अ कॉमन, क्या कर दिया हमने, रिमाइंडर को कॉमन पे ले गए, तो 50,000 में से 6,000 माइनस हो गया तो पीछे कितना बचा 44,000। दैट डिविडेंड इज बीइंग पेड टू द कॉमन शेयर होल्डर्स। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिसेमिनेट बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर होल्डर्स। नाउ फर्दर इलस्ट्रेशन, सेम इलस्ट्रेशन, इफ प्रेफर्ड स्टॉक्स आर कम्युलेटिव। अब क्या हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक कम्युलेट हो गए एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, के पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड मेसन कंपनी डिड नॉट पे डिविडेंड्स ऑन प्रेफर्ड स्टॉक इन द प्रीसीडेड 2 years, यानी पिछले 2 सालों में कोई स्टॉक पे नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड 6% ऑफ 100,000 और मल्टीप्लाई इट फॉर 2 years, क्योंकि 2 साल से कोई डिविडेंड नहीं है तो कम्युलेटिव होगा, तो इसका मतलब है 6 पिछले साल 6 पिछले साल,
3 साल हो गए ना, यानी कि लास्ट 2 ईयर से उसने कुछ नहीं पे किया, तो इस ईयर में इसका मतलब है पे होगा। तो पहले तो पिछले 2 सालों का हम अकाउंट फॉर करेंगे, कैसे? 6,000 इंटू 1 लाख इंटू 2, तो हमारे पास आंसर है 12,000। प्लस नेक्स्ट हेड होगा इस साल का डिविडेंड, वो भी तो देना ना 6,000, तो प्रेफर्ड स्टॉक का 6% ऑफ 100,000 वो आया 6,000। देन जो रिमेनिंग बच जाएगा वो किसके पास होगा? कॉमन स्टॉक का। 50,000 माइनस 12,000 दैट बिकम्स योर ओवरऑल 38,000, एंड देन 6,000 माइनस किया तो क्या बचा? 32,000। सो वी से दैट 18,000 फॉर प्रेफर्ड एंड 32,000 फॉर कॉमन। दैट इज द होल डिविडेंड प्रेफरेंसेस। If preference stock is non-cumulative and fully participating, अगर वो cumulative ना और fully participating हो, फिर क्या होगा? Current year dividend कितना होगा? 6%. 6% is the current dividend, that means preferred 6% and common 24%, that is 30,000, and participating कितना था? 4%. 4% participating रखा तो वो हमारे पास आया 4,000, 16,000 common जो बच गया पीछे, एंड देन वी हैव दिस मच ऑफ डिविडेंड, यानी इतना डिविडेंड हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। दैट इज व्हाट वी नो। बिकॉज गौर से देखें तो ऊपर हमारे पास सारी की सारी चीजें फुल कंप्लीट हो रही हैं। कितना ऊपर कितना आ रहा है हमारे पास? 6,000 आए एंड देन 24,000 आए, देन वी हैव अ फर्दर ऑफ 4,000 एंड 6,000, बिकॉज इफ यू सी द इन द प्रीवियस स्लाइड you can see that all things are given in a proportion. किसमें given है? ये proportions में given है। The participating dividend was estimated as follow. किस तरह होगा? participating dividend इस तरह follow होगा। current year's dividend preferred 6%, 100,000 का लेंगे तो 6,000 आया। common stock 6% लेग ऑफ 4 लाख तो कितना आया? 24,000. That means total cumulate to its 30,000. Amount available for participation. Participation के लिए कितनी बची? 5,000 माइनस 30,000, तो 20,000 पार्टिसिपेटिव है। पार वैल्यू स्टॉक दैट हैज टू पार्टिसिपेट, दैट मींस 1 लाख प्लस 4 लाख, 5 लाख हो गए। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइड बाय 5 लाख, यानी कितने भी आए हैं तो उसमें आएगा 4%। तो प्रेफर्ड स्टॉक का 4% अलग कर लिया और कॉमन स्टॉक का 4% अलग कर लिए। पार्टिसिपेटिंग इज 4%, वो अलग कर लिए। करंट ईयर्स डिविडेंड हमेशा किसके हिसाब से देना है आपने? करंट ईयर आपने हमेशा किस हिसाब से देना है डिविडेंड? 4% ऑफ 100,000, और कॉमन स्टॉक में भी 4%, और करंट ईयर डिविडेंड देख लें 6% के हिसाब से दिया गया है, यानी 6% के हिसाब से जो भी है डिविडेंड वो परफॉर्म किया गया है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 6% इज फिक्स्ड as the dividend will be paid 6% and remaining is 4%. 6% is being given as in previous case, and that means 4% is additional given for that case. Now another illustration, so you have a further clear idea. In 2012 Mason distribute 50,000, again the same example. For par value of common stock 4 lakh, par value of preferred stock 6% is 100,000. if preferred is cumulative and fully participating, दोनों पार्ट हो गई हैं, कम्युलेटिव भी हैं और फुली पार्टिसिपेटिंग भी। देन डिविडेंड्स इन एरियर सबसे पहले देंगे पिछले 2 साल के 12,000, फिर करंट डिविडेंड प्रेफर्ड का वो देंगे। पार्टिसिपेटिंग डिविडेंड्स कितना है? 1.6%। कैसे आया ये? गौर से देखें तो यहाँ पे करंट ईयर्स डिविडेंड कितना था? 6% के हिसाब से था, तो यानी 12 और 6 दोनों दे दिए, तो पीछे कितना बचा आपके पास? 24,000। so that means 24,000 is being written over there, that is of 30,000। तो 30,000 हमारे पास क्या आ रहा है? यानी ओवरऑल जो हमने डिविडेंड देना है। अभी 24,000 कैसे आया है? करंट ईयर्स डिविडेंड 6% के हिसाब से कॉमन को भी दे दिया है, और जो पीछे बचा है दैट इज 1.6%, दैट इज 8,000, बिकॉज 30,000 प्लस 12,000 कितने हुए? 42,000, तो पीछे कितना बचा? 8,000। so 8,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो हमारे पास पार्टिसिपेटिंग कितनी आ गई? 1.6, तो 1600 इसको गया, 6400 उसको गया, एंड दैट इज बिकम इक्वल्स टू 50,000। दैट व्हाट वी नोन एज, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटिव डिसीजन, यानी पार्टिसिपेटिंग डिसीजंस। Now the book value of share, dividend preferences and book value per share, that how we are going to study for the book value per share. Book value per share is computed by the net asset divided by outstanding stocks. जितने भी net assets हैं उसको divide कर देंगे outstanding stocks से, तो जिसे हम कहते हैं book value per share. The computation become more complicated if company has preferred stock. कैसे? प्रेफर्ड स्टॉक कितना है? 5% है, तो दैट मीन्स 300,000 कॉमन स्टॉक 400,000,
excess of issues par, these all are the value given. Now what you are going to do is, जितनी भी वैल्यू आई है कॉमन की, कितनी आई है 6,82,000, तो उसको हम लोग डिवाइड कर दिया किससे 4,000 से, जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, तो हमारे पास क्या आ गया, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर आपके पास इजीली आ गई. Now dividend preferences and book value per share. Now further you can see that in this case where all things are cumulative and participating up to 8%, कितनी participating कर रहे हैं, up to 8%, और preferred dividend कितना है 5%. So you can see that preferred stock 3 lakh, common stock 4 lakh, excess of issuance कितना आ गया, par value 37,000, retained earning dividend in arrears कितने हैं 5% for 3 years, तो कितने आ गए 45,000. करंट ईयर्स रिक्वायरमेंट 15% यहाँ पे निकाल लिया, 20% वहां पे निकाल, यानी 5% थे तो वहां पे 15% एंड 20%. जितना भी पार्टिसिपेटिंग में एडिशनल बच जाएगा दैट इज फॉर 3%. कैसे निकाला, यहाँ पे प्रेफर्ड हमारे पास कितने थे और जितने भी हमारे पास कॉमन थे दोनों को ऐड किया, रिमेनिंग जो हमारी इनकम थी उससे हमने उसे डिवाइड कर दिया, यानी 7 लाख थे और बाकी जो पीछे बच गया था हमने उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशंस कर ली थी. मींस टू से वी आर जस्ट लेफ्ट विद व्हाट वी हैव ऑन आवर रिटेन्ड अर्निंग्स. So we have this much of retained earning which we have done from the previous, as you can see that. And here you can see that retained earning in previous slide 162,582, that is our retained earning in the previous slide. So we are using the same. Same thing for the remainders. You can see that 3% we have taken it because उससे पहले 45 भी हमने निकाल दिया, 15 भी निकाल दिया, 20 भी निकाल दिया. इन सारों को निकाल दिया तो पीछे जो बचा रिमेनिंग थी उसको डिवाइड कर दिया 7 लाख से, तो हमारे पास आ गई पार्टिसिपेटिंग की परसेंटेज, दैट इज 9,000 and 12,000. रिमाइंडर टू कॉमन 61,582, तो टोटल हमारे पास ये आ गया और बुक वैल्यू पर शेयर भी इजीली नजर आ गई. Now there are certain IFRS insights, how the IFRS have the debates among these things. There are some relevant facts. Many countries have different investor groups than the United States. For example, in Germany, financial institutions like bank not only major creditors but often are largest shareholders as well. In United States and many companies relied on substantial investment from private investors. These are the things that are the relevant facts regarding IFRS. यानी investor groups in दोनों countries में बड़े differ करते हैं. The accounting of treasury share retirement differs among IFRS and GAAP, यानी first जो difference है वो इनके बीच में exist करता है. GAAP के अंदर 3 options होती हैं, charge in excess to cost of treasury, जो भी excess है वो क्या कहलाती है, cost of treasury shares में आ जाती है. To allocate the difference between paid in capital and retained earning, यानी allocate करते हैं difference between paid in capital and retained earning. And third one, charge the entire amount to paid in capital, जो हमने की है सारी की सारी अमाउंट जो एक्सेस में या बिलो में आएगी उसे हम किस में चार्ज कर देते हैं, पेड इन कैपिटल में. अंडर IFRS द एक्सेस यू हैव चार्ज इन टू पेड अप कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन. ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ शेयर्स. जो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है उसी के ऊपर आपने इशुएंस करनी है, यानी जिस अमाउंट में ट्रेजरी इन हुए उसी अमाउंट में ट्रेजरी आउट होंगे. द रिमेनिंग वुड बी चार्ज्ड एज अ पेड इन कैपिटल. Next one, the statement of change in equity is usually referred to as statement of shareholders equity. यानी जितनी भी change in equity की होती है उससे क्या कहा जाता है गैप में, shareholders equity. Both IFRS and GAAP uses the term retained earning, दोनों इसमें same है. However, IFRS relies on the term reserve. Reserve की term भी IFRS के अंदर होती है जिसके अंदर हम लोग possible losses के लिए रखते हैं. As a dumping ground for other type of equity transaction, या कोई other type की of equity transaction है उसके लिए भी हमें dumping ground होता है, such as other comprehensive income as well various types of unusual transaction related to convertible debts. कभी आपने convertible debts आपने change करने हैं या share options contract, उन सब के लिए क्या यूज होता है, that is IFRS and GAAP. Under IFRS it is common to report revaluation surplus. Now that's the difference. IFRS हमेशा revaluation of surplus रखता है, जबकि GAAP जो होता है वो इसे unrealized gain के तौर पे consider कर रहा होता है. That is the difference that exists between IFRS. Revaluation of surplus is related to increase and decrease of your property, plant and equipment, but unrealized because ये increase and decrease in market value. The term surplus is not being used in GAAP. GAAP use it as a unrealized gains. So that's the end of the today's lecture.
and today's lecture number 16, what we've studied is the shareholders equity, how it is being managed, then retained earning, how they are being developed, then what is the dividend, how to report the earnings in income and balance sheet, how we have to manage the treasury stock, common stock, no par stock, cumulative dividends, non-cumulative dividends, participating, non-participating, each and everything we have studied, and also the analysis and presentation of stockholders equity. All things are being studied. So today is the end of lecture number 16. Allah Hafiz.